बैठिए। लास्ट में कल की क्लास में वो चल रहा था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो जीडीपी से शुरू किया था, है ना। तो देश की घरेलू सीमा के भीतर जो उत्पादन होता है उसको जीडीपी में काउंट करेंगे। कभी कभी घरेलू सीमाओं के कुछ जैसे राजदूत कार्यालय होते हैं, जैसे हमारा राजदूत कार्यालय वॉशिंगटन में है मान लीजिए, वो कैंपस को हम डोमेस्टिक बाउंड्री में काउंट करते हैं, ऐसी मान्यता है मतलब। और मान लो पाकिस्तान की एम्बेसी हमारे यहाँ, तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक बाउंड्री में उसको माना जाता है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, 723 पेज का बुकलेट है यूनाइटेड नेशंस का, वो आपके मतलब उतने रूल्स नहीं पढ़ने होते हैं यूपीएससी के लिए, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। ऐसे ही कभी ऐसा समय रहा कि बांग्लादेश के टेरिटरी में भारत के एक दो गांव मतलब आ रहे थे। अभी मेरे को नहीं वस्तु स्थिति पता है कि उन गाँवों का क्या हुआ, लेकिन जब मैं आपकी तरह तैयारी कर रहा था तो ये प्रॉब्लम ऑफ एनक्लेव एक्सक्लेव ये आईआर में पढ़ा जाता था। तो जैसे भारत के गांव बांग्लादेश में, तो हमारी साइड से वो एक्सक्लेव कहलाते थे और उनकी साइड से इनक्लेव कहलाते थे। तो वो ऐसे कोई फर्क होता है, वो क्या हुआ ये मेरे को नहीं पता कि किस तरह की ट्रीटी हुई क्या था, लेकिन वो गांव मतलब भारत के माने गए। तो अब हम डोमेस्टिक बाउंड्री हमारी समझेंगे तो गांव को भी लेंगे, चाहे वो भौतिक रूप से गिरे हुए हैं मतलब बांग्लादेश की टेरिटरी से। और बांग्लादेश को ही देख लें खुद को पहले, तो पूर्वी पाकिस्तान था वो पहले, बीच में भारत आ रहा था, फिर पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान का ही पार्ट था ना, तो बीच में इंडिया आ रहा। लेकिन वो बाउंड्री जब निकालोगे तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों ही काउंट होंगे ना, वो तो उन्हीं की डोमेस्टिक बाउंड्री थी। फिर बाद में चूंकि हो तो हर कोई जानता है कि मेनलैंड से अगर कोई एरिया दूर है तो हो सकता है कि हम प्रशासनिक नियंत्रण ना कर पाए और उसमें कुछ अलग तरह की बात होने लगे। तो शेख मुजीबुर रहमान और इस तरह के जो आंदोलन तो वहाँ पे हुए, उसके बाद भारत के सहयोग से फिर बांग्लादेश अलग बन गया। लेकिन पहले तो पाकिस्तान ही था एक तरह से, बीच में भारत आ रहा था। तो जो डोमेस्टिक बाउंड्री काउंट होगी तो फिर वो सब काउंट होगी इस तरह से। राजस्थान का बीकानेर हाउस है यहाँ दिल्ली में, एक जगह है बीकानेर हाउस इंडिया गेट के पास में, तो वो राजस्थान की एरिया मानी जाएगी डोमेस्टिक के हिसाब से। राजस्थान की गाड़ियाँ लगती है जो जयपुर अजमेर इस तरह से, और वहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह चलते हैं, सरस पार्लर है वहाँ पे, मतलब राजस्थान की ब्रांड का लेन देन होता है वहाँ, मदर डेयरी या उस तरह की नहीं है। सरस राजस्थान का ये मिल्क और दही वगैरह का वो ब्रांड है जो सहकारी क्षेत्र में है राजस्थान में। तो वो कैंपस के अंदर राजस्थान सरकार ही निर्णय करती है कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। ये डोमेस्टिक बाउंड्री राजस्थान की मानी जाती है। तेलंगाना हाउस बना हुआ है, ऐसे अलग अलग राज्यों के जगह दे रखी है। तो डोमेस्टिक बाउंड्री का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इस तरह के आयाम भी रहते हैं। अंटार्कटिका वगैरह में हमारे मिशंस हैं कि ये भारत का, वहाँ पे झंडा लगा हुआ है, वहाँ पे वो भारत के लोग रह रहे हैं, मतलब जो भी रिसर्च करने वाले, वहाँ कोई ऐसा प्रोडक्शन का एक्टिविटी होता है तो भारत की उसमें माना जाएगा, भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री में माना जाएगा। और समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स अंदर जाके आप फिशिंग कर सकते हो, तो वो एरिया भी डोमेस्टिक बाउंड्री में काउंट होता है। इस तरह के दो राष्ट्रों के बीच में नदी बह रही है तो मिड चैनल का सिस्टम होता है कि जैसे ये इतनी बड़ी नदी है तो यहाँ से यहाँ तक
एक कंट्री का यहाँ से यहाँ तक दूसरे कंट्री का, इस तरह का होता है। मैं गया था रणथंभौर अभी, मतलब ये 31 दिसंबर और उसके आसपास के पीरियड के लिए। तो रणथंभौर में वो मतलब चंबल नदी में वहाँ पे क्रोकोडाइल सेंचुरी भी है, क्रोकोडाइल, तो उसको मैं देखने के लिए गया था। तो श्योपुर एक सवाई माधोपुर में आता है रणथंभौर, सवाई माधोपुर और बीच में ये बनास चंबल जा रही, और उधर श्योपुर जिला है मध्य प्रदेश का। मतलब नदी ये है, इस तरफ सवाई माधोपुर और इस तरफ श्योपुर। तो जो वो हमें वो करवा रहा था बोटिंग, वो मेरे को बता रहा था कि मैं तो जान ही रहा था खेत, लेकिन वो बता रहा था कि श्योपुर मध्य प्रदेश आधा यहाँ तक आता है, और मतलब राजस्थान और सवाई माधोपुर आधा, ऐसे करके मतलब नदी के आधे तक ये राजस्थान का सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश का श्योपुर, या मध्य प्रदेश की टेरिटरी मान लो। लेकिन ऐसे कोई नदी में दिख नहीं रहा था कि कोई डिमार्केशन बना हुआ है या इस तरह का, क्योंकि संसाधनों की लड़ाई होती है कि हम कहाँ तक किसमें जाएंगे, इस तरह से कुछ नियम बने हुए हैं। तो डोमेस्टिक बाउंड्री का कॉन्सेप्ट जो है वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का कॉन्सेप्ट है, कि आर्थिक रूप से आप किस क्षेत्र तक शोषण कर सकते हो, इस तरह की बात है। लेकिन ये ऐसे यूपीएससी पूछता नहीं है, आप मतलब डिटेल में नहीं जाना चाहिए, उसके रियल कॉन्सेप्ट को पकड़ना चाहिए। ऐसी बातें नहीं आती, मेरे कहने का अर्थ है। अब एक हवाई जहाज है हमारा यहाँ का, उड़ के एयर इंडिया का कहीं जाता है, जो भी पैसेंजर्स वगैरह टिकट कटवाते हैं या वापस लौटता है तो वहाँ के लोग कटवाते हैं, तो भी वो हमारी वो जीडीपी का पार्ट होगा। तो इस तरह के कई बातें हैं जो मतलब 723 पेज की बुकलेट है, और यूपीएससी में सफलता उसको मिलती है जिसको ये भी पता लगता है कि छोड़ना क्या है। क्या आप 723 पेज को पढ़ सकते हो? मेरे को आप ये बता दो। उसमें इतने सारे नियम है कि आप हैरान रह जाएंगे। जैसे एक चीज बताता हूँ, निवेश होता है मशीन उपकरणों पे होता है। अगर हमारी क्लास में 1-2 चेयर टूट जाती है तो इसको निवेश नहीं माना जाएगा, और अगर 50 चेयर टूट के नहीं आ जाती, ये निवेश हो जाएगा। मतलब एक ही चीज का लेवल के हिसाब से कैटेगराइजेशन है। तो आप कितना पढ़ लोगे, कैसे करोगे इसे? तो बहुत सारी उसमें कठिनाई पैदा हो जाती है। आप सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? कोई दिक्कत है तो नहीं है ना? कि भाई कोई ऐसी बात तो यहाँ मतलब समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि ऐसे नियमों को ध्यान नहीं देना है। मान लो आपके मन में बाय द वे सर कोई सवाल आ गया तो आ जाएगा, छोड़ देना आप उसे। 723 पेज नहीं पढ़ सकते आप, मैं ये कह रहा हूँ, और पढ़ भी लोगे तो रिटेन नहीं कर सकते। हिंदू कॉलेज के एक विद्वान पुरुष थे, दृष्टि आई इसमें, तो वो मैंने बोल दिया 723 पेज, वो मेरे पीछे पड़ गए। रोज क्लास के बाद मिलते, सर वो भेज देते आप मेरे को पीडीएफ। मुझे लगा इनको भरोसा नहीं हो रहा दिखता है। मैंने कहा आप क्या करोगे उसको पढ़ के? नहीं सर फिर भी। मैंने कहा देखते हैं। फिर 5-7 दिन निकले, फिर आ जाते थे मिलने, सर वो भेजा नहीं आपने। मैंने कहा आज भेज ही देते हैं यार। तो मैंने भेज दिया उसे। अब वो यूँ पकड़ के अगले दिन मिला, सर ये क्या है? मैंने कहा हम आपको क्या कह रहे थे, आपको तसल्ली नहीं हो रही थी क्या? मैंने कहा पढ़ो अब आप इसका एक पैराग्राफ पढ़ के उसका अर्थ बता देना, कल मिलता हूँ आपसे। इंट्रोडक्शन पढ़ के बता। नहीं, हाथ खड़े कर दिए। और हिंदी साहित्य का आदमी 723 पेज की बुकलेट लेके उसका अध्ययन कर रहा है, कोई तर्क है इसके अंदर? उनसे पढ़ो ना जिन्होंने उनको मत रखा है, जिनको ये पता है कि कितना तक जाना है। हलवाई को पता है कैसे ऐसे उठा के डालेगा, आपकी तरह तोलने नहीं लग जाएगा। और तोल के भी आपकी रेसिपी आपको बता दी, आपसे नहीं बन पाएगी। रेसिपी पढ़ने से भोजन नहीं बन जाता है।
गुलाब जामुन की रेसिपी हम सबको मिल जाए और हम ट्राई करें तो गुलाब जामुन नहीं बैठा पाएंगे। वो उसी को पता है जो उस चीज को करता है। तो इसलिए कई बार बच्चे इस चीज में उलझ जाते हैं बेवजह कि ये इसमें आएगा वो उसमें आएगा, उनके सवाल आते रहते हैं ना, तो मैं उससे समझ रहा हूँ, मतलब हो सकता है आपके मन में भी चल रहा हो, तो मैंने आपके पूछने से पहले ही क्लियर कर दिया है। तो डोमेस्टिक बाउंड्री के जो अपवादिक और कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं उनको आप हटा दो। मेजरली आप ये समझो कि डोमेस्टिक बाउंड्री किसी भी राष्ट्र की कहाँ होगी, जहाँ वो भौतिक रूप से होगा। हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री क्या अमेरिका में हो सकती है? अगर मैं, मेरे पास मैप नहीं लगा हुआ है, नहीं तो जो जहाँ इंडिया है वहीं उसकी डोमेस्टिक बाउंड्री आपको ज्यादा दिखेगी या यूएस में दिखेगी? ये तर्क से चलो आप। तो भारत जहाँ अवस्थित है भूगोल में, वहीं तो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री मेजरली रहेगी। 19-20 के कुछ अपवाद हो सकते हैं, वो अपवादों से हमें क्या मतलब है? 20 सवाल आते हैं इकोनॉमिक्स में, 12-14 आपके होने चाहिए। 20 में से 20 हो नहीं सकते, हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, और न उनको किया जाना चाहिए, मतलब इतना एफर्ट नहीं किया जाना चाहिए कि मेरे तो 20 ही सही होने चाहिए। आप हो ही नहीं सकते, 10 साल तक पढ़ाई कर लेंगे तब भी 2-4 सवाल ऐसे आ जाएंगे कि आप नहीं कर पाओगे। पॉलिटी पढ़ते हो आप, क्या आप हर सब क्लोज को पढ़ पाते हो? इतने आर्टिकल्स हैं उसमें, एक एक सब क्लोज आपसे तैयार हो सकता है? मैं तो नहीं कर सकता। 250 आर्टिकल तो मुझे भी याद होंगे, मेरी इतनी शार्प मेमोरी रही है, और मेरे को आज भी 250 आर्टिकल तो मैं बता दूंगा इससे खड़े खड़े क्लास में। लेकिन फिर भी मुझे कई सब क्लोजेस ध्यान में नहीं है, और न मैंने पढ़ने के दौरान उनको ज्यादा ध्यान में रखा। मैंने ये देखा कि ये आ सकता है, क्योंकि अथाह सागर है इसमें, ये आ सकता है के हिसाब से तैयारी होती है। चर्चा में क्या चल रहा है राजनीति में, और हमारे देश की सामाजिक आर्थिक विकास और समतामूलक समाज, और ये इस तरह की चीजें जहाँ पर हम अपनी राजनीतिक सशक्तिकरण महसूस कर सकते हैं, चेक बैलेंस के सिस्टम्स वगैरह, उन्हीं पे फोकस करोगे ना। फंडामेंटल राइट्स वगैरह, फंडामेंटल ड्यूटीज और उनसे जुड़े हुए डिस्प्यूट्स और ये सारी बातें कितना हम, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में भी बहस होती है तो वो गुटका लेके बैठे रहते हैं, संविधान का छोटा सा जो पीएम बख्शी का आता है, या फिर बेयर एक्ट कह लो आप, जो आता है, इतनी व्याख्याएं कोर्ट करता है, हम कहाँ तक उनको पार पटक सकते हैं? इसलिए कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई सबसे बढ़िया होती है, कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स को पकड़ें, वहां से कोई सवाल आता है तो हमारे मतलब बचाव हो जाएगा हमारा। जीडीपी की परिभाषा को दुनिया नहीं बदल सकती जो मैंने आपको पढ़ाई, और जीडीपी से जीएनपी पे आते हैं, और या अंतिम वस्तु वैल्यू एडिशन, ये जो सिस्टम्स हैं इनको कोई नहीं बदल सकता दुनिया में। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट पे कोई प्रश्न आता है तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। और फैक्ट्स भी ध्यान रखो कि भारत की ग्रोथ कितनी चल रही है और कितना जीडीपी है, जैसे कि मैंने लेखन के क्रम में आपको बताया कि 157 लाख करोड़ रुपए का लेटेस्ट जो है वो आपको बताया। बाकी डेटा देंगे और उन चीजों को भी रिलेट करेंगे हम लोग। तो ऐसे होती है तैयारी, ये नहीं कि हम हर चीज को मगअप करना शुरू कर दिए। तो जीडीपी एक पार्ट था, फिर जीएनपी में आए तो मैंने आपको एक एक चीज को खोल के समझाया कि नेशनल वर्ड आ जाता है, डोमेस्टिक बाउंड्री के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और हमारे राष्ट्रीय जो साधन है उनकी भूमिका को हम इसमें देखते हैं। लेकिन ये बात भी ख्याल में आनी चाहिए कि एक देश के राष्ट्रीय साधन, मैं तर्क से चलता हूँ, एक देश के राष्ट्रीय साधन मुख्य रूप से कहाँ होंगे? उस देश में होंगे। आज भारत की जो 138 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो गई, जो मैं आपको नया डेटा देके बताऊंगा, तो ये जनसंख्या का बड़ा हिस्सा राष्ट्र, सारी जनसंख्या तो राष्ट्रीय जैसी है, तो ये बड़ा हिस्सा यहीं तो रह रहा है भारत में, कि ये अमेरिका में रह रहा है? यहीं भारत के राष्ट्रीय साधन मुख्य रूप से कहाँ पर हैं? भारत में। ठीक है, तो भारत में जो प्रोडक्शन होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं एक तरह से। तो आप जीएनपी पे जाओगे तो जीडीपी को फ्रंट में लाना पड़ेगा, क्योंकि एक देश के राष्ट्रीय साधन मुख्य रूप से उसकी घरेलू सीमा में रहते हैं, इसलिए जीडीपी को आपने पहले लिखा। बस जीडीपी के अंदर एक
ये होता है कि बाहर के जो लोग होते हैं उनका भी उसमें कंट्रीब्यूशन शामिल रहता है, यही फर्क है ना। और दूसरा कि कुछ हमारे लोग बाहर गए हुए होते हैं, उनका शामिल नहीं रहता है, तो उनका प्लस कर देना और जो अंदर रहते हैं बाहर वाले उनका माइनस कर देना है। इससे बात को साधारण रूप में से कहा गया है कि मतलब टेक्निकल भाषा ऐसे बोली गई कि नेट फैक्टर इनकम एंड अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम, तो फैक्टर इनकम का मतलब साधन है, विदेशों में कमाई गई निवल साधन है, निवल नेट। तो नेट निकालने के लिए हमारे लोगों ने पहले हमारे लोगों से चलना पड़ेगा हमें, हमारे लोगों ने बाहर कितना कमाया माइनस बाहर वालों ने हमारे यहाँ कितना कमाया, ये बन जाता है जीएनपी। बिना जीडीपी के जीएनपी की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे सिर के बिना बालों की कल्पना नहीं हो सकती है। तो जीडीपी एक प्रकार से सिर जैसा है, ऐसा समझें आप। इसलिए जीडीपी से शुरू हुआ है, जीडीपी प्लस मतलब इस तरह का, तो जीएनपी बन गया। फिर सवाल ये खड़ा होता है, सारे मतलब कॉमन सेंस जैसे अब ये होता है कि मशीनें घिसती रहती है, उनका भी हिसाब होना चाहिए, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन आ गया, उसका एक अनुमान लगा लिया जाता है। और सारी बिजनेस फर्में क्या करती है, वो सरकार को बताती है कि इतनी डेप्रिसिएशन है हमारी, बिना पूछे ही बताती है, क्योंकि उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। डेप्रिसिएशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खर्चा समझता है, मशीन घिसना भी एक खर्चा है, तो उसको खर्च मान लेता है, जिससे लोगों को इनकम टैक्स कम देना पड़ता है। तो वो अपने आप ही दिखाते हैं, उनको पूछने नहीं जाना पड़ता है कि आप अपना डेप्रिसिएशन बताओ, ये नहीं पूछना है, वो खुद ही बताएंगे। उसका अनुमान लगा के जो वैल्यू आ रही है उसको माइनस कर दें, वो एनएनपी हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। फिर हमें ये भी देखना है कि जो प्रोडक्शन की वैल्यू आ रही है वो मार्केट प्राइस पे आधारित है, और हमारी यात्रा यहाँ रुकने वाली नहीं है कि हम ये जान लें कि सिर्फ प्रोडक्शन की वैल्यू को जानकर ही हमारा काम हो जाएगा। तो हम फिर ये सोचना शुरू करते हैं कि ये प्रोडक्शन की जो वैल्यू आ रही है, क्या हम उसे लोगों की इनकम कह सकते हैं। मतलब क्योंकि आप कोई खरीद रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो एक फ्लो तो पैदा ही हो रहा है ना, मतलब कि प्रोडक्शन को अब 157 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी हुई, इसमें एक पार्ट ऐसा हो सकता है जो नहीं बिका हो, जैसे कि स्टॉक हो जाते हैं कई बार कि आपने सामान बनाया नहीं बिका लेकिन पैदा तो हुआ ना। तो 157 लाख करोड़ रुपए की भारत की जीडीपी में कुछ मात्रा स्टॉक की हो सकती है, वो कितनी है वो मैं बताऊंगा आपको, जब मैं आपको अभी के डेटा आए हुए हाथ में पकड़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा मैं कि ये आ रहा है। इसमें आपको उत्पादन देखना है, स्टॉक रह गया इससे मतलब नहीं है, पैदा हुआ तो हुआ है, मतलब यही सेंस होता है इसका, राइट। तो 157 लाख करोड़ रुपए की जो टोटल प्रोडक्शन है उससे हमें मतलब है, और वो 157 लाख करोड़ रुपए की चाहे स्टॉक आपकी बिकी नहीं, लेकिन जिस मजदूर ने बनाई उसको पेमेंट तो आपने दिया ना, मतलब उस तरह से वो इनकम में काउंट होता है। स्टॉक पड़ा है, आप उसको बेच दो, डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, मतलब आपके पास तो पड़ा हुआ उसको सेल कर देना बाद में, कभी वैल्यू तो है ना उसके अंदर, ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि जीरो वैल्यू है, वो तो आप ही की है, एक तरह से सेविंग जैसा हो गया, लेकिन मालिक तो जो जिसकी है उसका वो ही मालिक है ना उसका। तो 157 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन वैल्यू को हम मोटे रूप में कह सकते हैं कि वो आई भी है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि वो 157 लाख करोड़ रुपए जो भारत में बताए गए उसमें जीएसटी वगैरह जुड़ा हुआ है, टैक्स जुड़ा हुआ है उसमें, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स तो रहता ही, या नहीं भी रहे कोई बाद में जीएसटी लगा रहा है, तो आप मार्केट प्राइस जीएसटी समेत ही तो समझोगे। आपको कितने, आप घर जाते हो, आपको पूछते ये सामान कितने का पड़ा, तो आप जीएसटी को माइनस करके बताते हो क्या, कितने का पड़ा का मतलब क्या है, जो मतलब आपने दिया ना अपनी जेब से, तो कीमत क्या होती है जो आप देते हो, तो उसमें टैक्स है ना, वो उठा के आपने सामने वाले को दिया, उसने उठा के टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया। तो टैक्स तो किसी की इनकम नहीं है ना, वो तो सरकार की है, लोगों की तो इनकम नहीं है ना। तो टैक्स को हटाने की बात क्लास में हुई थी, मैंने कल आपको बताया था।
और सब्सिडी की बात भी हुई थी। उसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल दे देता हूँ आज आपको, जो मैंने कल वहाँ पे कराया ना, उसी के नीचे एक एग्जाम्पल बना लो आप, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एक मतलब कोई भी मार्कर, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई एक मार्कर, तो एक मार्कर, आप मार्कर वगैरह लिखो कुछ में, मैं लिख रहा हूँ जैसे लिखना है। तो फैक्टर्स लिखेंगे हम एक तो, और फैक्टर कॉस्ट लिखेंगे। तो हमने जैसे एक फैक्टर उठाया लेबर, कोई भी सामान बनता है तो लेबर का रोल है, तो एक मार्कर बनाने में लेबर यूज हो रहा है, उसको हम देते हैं मजदूरी। तो लेबर को जो पेमेंट होता है उसका नाम होता है वेजेस, और वेजेज आपने दी मान लीजिए 2 रुपए एक मार्कर बनाने की। ये फैक्टर कॉस्ट आ रही है, मतलब नाम भी लिख रहा हूँ उसका और उसकी अमाउंट भी लिख रहा हूँ। दूसरा कैपिटल, कोई भी पूंजी लगा रहे हो उसका ब्याज लिख लेते हैं, इंटरेस्ट। धन के लिए ब्याज की कॉस्ट पैदा हो जाती है, 1 रुपया इसका मान लेते हैं। तीसरा बिल्डिंग, इसको रेंट देना पड़ता है, 1 रुपया इसका मान लेते हैं। चौथा कच्चा माल, कोई भी रॉ मटेरियल, तो इसका कोई खास नाम नहीं होता है, तो इसको कॉस्ट ही लिख लें। रॉ मटेरियल की कोई कॉस्ट आई, वो 3 रुपए लिख दी। अब जो साहसी होता है, जो साहस करता है, बिजनेसमैन होता है, तो हम यहाँ बिजनेसमैन नहीं लिखेंगे, उसके गुण को लिखेंगे। रिस्क उठाने का गुण होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्क ले रहा है वो, और रिस्क के बदले में प्रॉफिट मिलता है। माना कि 3 रुपए प्रॉफिट लिख लिया, ऐसे करके। आपको दिखता है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं दिख रहा हो। अच्छा, नहीं तो आप चाहें तो मतलब आज तो ठीक है, आगे नहीं तो ऐसे इधर भी बैठ सकते, देख लेना। तो इस तरह के 5 साधन मान लिए हमने, लेबर, कैपिटल, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, रिस्क उठाते हैं वो, इनके नाम दे दिए मैंने। इसका कोई खास नाम नहीं होता है तो कॉस्ट लिख दिया। अब आपको कोई कहे कि टोटल फैक्टर कॉस्ट एक मार्कर को बनाने की क्या है, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो मैंने नीचे ऐसे कर दिया इसको। यहाँ पे लिखिए टोटल फैक्टर कॉस्ट। दस लिख दें उसके टोटल फैक्टर कॉस्ट के आगे डैश लगा के। ठीक है, ये 10 रुपए बन गया, जिसमें कल मैं आपको कह रहा था ना कि प्रॉफिट भी हम लोग उसमें शामिल करते हैं, क्योंकि वो साधन है, वो खुद जो व्यवसायी है वो अपने आप को पे कर रहा है, और हमें इनकम समझनी है देश की, तो क्या प्रॉफिट इनकम नहीं होता? उसको इनकम से बाहर कैसे कर देंगे? प्रॉफिट इनकम है ना किसी की, इसलिए इसमें प्रॉफिट को भी हमने डाल रखा है। तो इस प्रकार से टोटल फैक्टर कॉस्ट 10 रुपए दिख रही है इसमें। एक शब्द होता है फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट पे इसकी प्राइस क्या होगी? अभी फैक्ट्री गेट पे सामान खड़ा है, मतलब
₹10 ही होगी ना, क्योंकि इसमें सब आ गया, प्रॉफिट वगैरह। जितनी फैक्ट्री कॉस्ट है उतनी का ये होगा सामान, वही रेट रहेगी इसकी। फैक्ट्री के गेट पे है अभी। अब ये जैसे कोई गेट को पार करके इसको ले जाना चाहता है तो आगे टैक्स से जा सकते हैं ना। फैक्ट्री गेट के ऊपर कोई नहीं है, लेकिन जब वो ले जाएगा तो फिर ये यहाँ पे टैक्स आ सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि एक मैं टैक्स का लूंगा, एक फिर मैं इस सब्सिडी का लूंगा। इसी के लिए 2 केस उठाएंगे इसके लिए। तो पहला केस मैंने उठाया इसमें, जिसमें मैंने इस पे जीएसटी लगाया। तो यहाँ पे लिखा जीएसटी @ 10%। तो ₹1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये सामान ₹11 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप ऐसा कल्पना करो कि पूरे देश में यही हो रहा है। केवल एक माइक्रो से मैक्रो का विचार किया जा सकता है, मतलब एक को पकड़ के भी बातें समझी जा सकती हैं। तो क्या है कि ये एक ही सामान हो रहा है। आपको कहा जीडीपी निकालो, हमारे देश की सीमा के भीतर हो रहा है, और जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकल रहा है। तो आप कहेंगे भारत का जीडीपी ₹11 है, यही कहोगे ना। उत्पादन की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब बाजार कीमतों पर, बाजार कीमत में टैक्स रहेगा ना। तो आप यही तो कहेंगे ₹11 भारत का जीडीपी है। आप सहमत है इस बात के लिए? तो जीडीपी आ गया ₹11। अब हम कहें कि जीडीपी से ही देश की आय पैदा होती है, या आय कह सकते हैं उसे, आय का सोर्स है वो। तो ये बात काफी सीमा तक सही है, क्योंकि ₹11 लगभग हमें इनकम का अंदाजा दे रहा है। बट इसमें एक चीज फर्क डाल रही है, वो टैक्स है। अगर आप जीडीपी में से, मार्केट प्राइस बेस्ड जीडीपी में से टैक्स हटा देते हो, कौन सा वाला टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसकी वस्तुओं की जो प्राइस है उसको इनकम टैक्स प्रभावित नहीं करता है। वस्तुओं की कीमत को वस्तु सेवा पे लगने वाले कर प्रभावित करते हैं, जिनको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जो भी कर वस्तु सेवा पे लगते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। क्यों ऐसा नाम है, ये बाद में चर्चा करेंगे इसकी, कि अप्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है उनका, वो बात का मुद्दा है। फिर उसको छेड़ने से फिर और कहानी अलग हो जाएगी, तो हम उसमें अभी नहीं जाना चाह रहे हैं। आप इतना समझो कि वस्तु सेवा पे जो टैक्स लगते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, मान लो इस चीज को। तो वस्तु सेवा पे ही तो लग रहा है जीएसटी। वैसे जीएसटी का नाम ही ऐसा ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें और कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है कि जीएसटी का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, का मतलब कि ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विस पे लग रहा है वो जीएसटी है, नाम से पता लग रहा है। अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष इसलिए हो जाता है कि देना तो व्यापारियों को पड़ता है, और ले लेते हैं वो सामने वाले से। ये ले रहे हैं ना, ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ये आपको थोड़ी जमा कराना है ₹11, मतलब ₹1 आपको नहीं देना होता है। सरकार की निगाहों में लीगली आप लायबल नहीं है। आज दिन तक आपने सुना कहीं कि उपभोक्ताओं पे छापा डाला, मतलब जीएसटी वालों ने? उपभोक्ता किस हिसाब से देगा टैक्स, जीएसटी? लीगली नहीं है वो, बर्डन उस पर ट्रांसफर होता है। कानूनन वो जीएसटी देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। आप जीएसटी देने के लिए उत्तरदायी नहीं हो। आपके पास जीएसटी नंबर है? आपके पास किसी के पास जीएसटी नंबर है अगर, तो इसका मतलब ये है कि वो वस्तु या सेवा क्षेत्र में कोई लेन देन का काम करता होगा। अदरवाइज तो जीएसटी नंबर कंज्यूमर के पास होने का क्या तर्क है? जीएसटी नंबर तो विक्रेताओं के पास होता है, हमारे इंस्टीट्यूट के पास है। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो लेते हैं जीएसटी नंबर। और जीएसटी आपने जमा कराया कभी? आपने फीस दे दी ना हमें, तो हम जमा कराएंगे जीएसटी आपका। जीएसटी मुझे जमा कराना है, मैं क्यों कराऊं? क्योंकि जीएसटी देने का उत्तरदायित्व मेरा है। अब वो एक अलग बात है कि हम आपकी फीस में जीएसटी इस तरह से लगाएं कि आप पर भार नहीं पड़ के हमारे ऊपर आ जाए, वो अलग बात है।
और हम चाहे तो उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कानूनन आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं कहूँ कि 18,000 पर हम 18% लगाएंगे, आप एक ही काम कर सकते हो कि भाई एडमिशन ना लो, ये हो सकता है, लेकिन बाकी कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम कहें कि हम आप पे ट्रांसफर कर रहे हैं इस चीज को, तो आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। वो कह रहे हैं आपके पास विकल्प है, आप वहां मत जाओ। तो ये टैक्स की जो ट्रांसफर होती है ये लीगली अलाउड होती है, इसीलिए हम नहीं देखते बिल बना के देते हैं तो फिर उसमें जीएसटी दिखता तो है एक अमाउंट, लेकिन कुछ लोग फीस को पीछे करके फिर जीएसटी लगाते हैं ताकि बच्चे पर भार ना जाए, वो भार खुद वहन कर लेते हैं। इस तरह से है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको जब टैक्स का नंबर आएगा तब। अभी फिलहाल इतना कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको साफ दिख रहा है कि 11 रुपए की रेट हो गई है। इनकम लोगों को कितनी मिली है? इनकम लोगों को 10 ही मिली है। इनकम यहाँ से पैदा होती है। कल आपको क्या समझाया कि फैक्टर कॉस्ट ही फैक्टर इनकम होती है। उत्पादक को वो कॉस्ट नजर आती है और जो काम करने वाले होते हैं उनको वो क्या नजर आती है? इनकम। कल दृष्टि का एग्जाम्पल देके आपको कह तो रहा था कि 7 तारीख का मुझे इंतजार रहता है और वो कहते हैं कि 7 तारीख जल्दी आ जाती है। फैक्टर कॉस्ट ही फैक्टर इनकम है, नजरिए का फर्क है। अगर आप फैक्टर कॉस्ट जान लो तो आपको फैक्टर इनकम पता लग जाएगी, मतलब पता लगाने की जरूरत नहीं है, फैक्टर कॉस्ट ही फैक्टर इनकम है। और यहाँ भी क्लियर दिख रहा है कि टोटल फैक्टर कॉस्ट 10 है और हर साधन से अलग अलग मिल लो आप। मजदूर से पूछो आपको कितनी मजदूरी मिली, तो अगर ईमानदार ढंग से बताएगा तो 2 ही तो बताएगा, कम ज्यादा कैसे बताएगा जब हमने 2 रुपए लिख रखे हैं। इंटरेस्ट सब यही वैल्यू बताएंगे अलग अलग लोग, उनको जोड़ोगे तब भी 10 आएंगे। लेकिन हम इतने लोगों से क्यों मिले? हम स्मार्ट तरीका अपनाएंगे ना। स्मार्ट तरीका ये है कि आप एमआरपी पूछो, जो भी मार्केट रेट है, टैक्स है तो माइनस करो, बचा हुआ यही मिला होगा लोगों को, आपस में बांटा होगा ना। चाहे प्रॉफिट शेयर ज्यादा हो सकता है, मजदूरी का शेयर कम हो सकता है, इसकी बातें भी होती है अर्थव्यवस्था में कि देश की आय में प्रॉफिट शेयर कितना है और वेजेज शेयर कितना है। लॉन्ग टर्म में वेजेज शेयर कई बार बहुत अच्छा नहीं माना जाता, प्रॉफिट शेयर का गिरना, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करते हैं कि प्रॉफिट का वो करते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर बिजनेस फर्मों को प्रॉफिट ठीक से नहीं आएगा तो वो बंद हो जाएगी, जिससे वो वेजेज जो थोड़ी बहुत बनी हुई है वो भी गायब हो जाएगी आपकी। तो प्रॉफिट शेयर भी ठीक ठाक बना रहना चाहिए। तो एक टैक्स वाला क्लियर हो गया कि टैक्स माइनस करना पड़ेगा तो आपको वो मिल जाएगा। अब मैं दूसरा केस उठा लेता हूँ सब्सिडी का। अब ये नहीं है, ऐसे समझ लेना। अब दूसरा ये है सब्सिडी एट द रेट ऑफ 10%। तो इसमें फैक्टर कॉस्ट तो आपकी, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर यही वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट 10 रुपए है। और इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, यहाँ से यहाँ कर देते हैं इसको ऐसे। फैक्टर कॉस्ट 10 रुपये और सब्सिडी एट द रेट 10% तो 1 रुपया है, तो ये 9 रुपए की हो जाएगी, माइनस हो जाएगा वो 1 रुपया, सब्सिडी मिल रही है ना। तो अब ये मार्केट रेट 9 रुपए बनी, पहले 11 बन रही थी, अब 9 बन रही है। ये भी मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है, ये सब्सिडी की वजह से है। हम ऑल्टरनेटिव केस ले रहे हैं। मैंने कल कहा कि एक ही वस्तु पे सब्सिडी टैक्स नहीं होता है। हम एक बार ये समझ रहे हैं, दूसरी बार ये समझ रहे हैं। ये मत समझना कि एक ही वस्तु पे दो हो रहे हैं ऐसे में। तो अगर ये केस है तो 9 की है। अब आपने जीडीपी निकाला मार्केट रेट पे तो 9 आया, लेकिन लोगों को इनकम तो 10 मिली। फैक्टर कॉस्ट में तो चेंज नहीं हो रहा है ना, वो तो प्राइस में हो रहा है चेंज।
ऐसे केस में अब आप कैसे पता लगाओ कि लोगों को कितनी आय मिली? तो आप सब्सिडी की वैल्यू पता लगा के उसे प्लस कर दें। तो सब्सिडी कितने की? 1, और प्लस करनी किसमें है? मार्केट प्राइस में। तो 10 फैक्टर कॉस्ट है और 10 लोगों को मिल ही रहा है। कुल मिला के जो फैक्टर कॉस्ट की एक है, अगर कोई चीज फैक्टर कॉस्ट की तुलना में मार्केट प्राइस बढ़ा रही है तो उसको हटा दो, और मार्केट प्राइस को गिरा रही है तो उसको जोड़ दो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इस प्रकार। डैश लगाइए, इस प्रकार लिखिए, डैश लगाइए। तीन चीजें हम इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट लिखिए, मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, कोमा लगाइए, यदि कोई टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स समझना मन में, यदि कोई टैक्स या सब्सिडी नहीं है तो कोई भी टैक्स सब्सिडी कुछ भी नहीं हो तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेंगे। दूसरा क्या हो सकता है सिचुएशन, मार्केट प्राइस ज्यादा रहेगी फैक्टर कॉस्ट से, है ना, बाजार मूल्य साधन लागत से ज्यादा रहेंगे। यदि टैक्स है तो, जैसे कि हमने जीएसटी लगाया तो मार्केट प्राइस ज्यादा होगी, है ना। और तीसरा एक बनेगा, मार्केट प्राइस विल बी लोअर, मतलब कम रहेगी फैक्टर कॉस्ट से, यदि सब्सिडी है तो। बस ये साधारण सी बात है। इकोनॉमिक्स में ये बहुत जगह सर कॉन्सेप्ट बेस्ड विषय है ना, तो समझ आ गया तो कोई घुमा नहीं सकता आपको, कैसे भी पूछे, कैसा भी विकल्प दे, कैसा भी सवाल हो। जो जो आपके कॉन्सेप्ट वाले विषय हैं उनको आपको यूपीएससी के हिसाब से बहुत स्ट्रांग करना चाहिए, उसमें फिर आपका बहुत बचाव हो जाएगा। कैसा भी पेपर आए, मतलब कुछ चीजें आपकी कंट्रोल में रहेगी। उसमें इकोनॉमिक्स एक शानदार विषय है, और ये कुछ क्लासेज होते हैं इसके, और इतनी एक्यूरेसी जाती है इसकी प्रश्नों को लेकर कि बहुत ही टारगेटेड जाता है, जैसे कि एक तीर को आपने बिल्कुल सही दिशा में छोड़ा, ये वो वाला विषय है। लेकिन लोग इससे डरते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत विश्लेषण की मांग करता है, वो धीरे धीरे अभ्यास से आ जाती है। मतलब 2 4 5 क्लास आते आते तो आप इसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाओगे। तो ये बन गया मतलब फैक्टर कॉस्ट बेस्ड आपने देश का उत्पादन। और डेप्रिसिएशन चूंकि किसी को मिलता नहीं है, डेप्रिसिएशन तो ऐसे गायब हो जाता है, इसलिए सही मायने में जो राष्ट्रीय आय होती है वो एन डेप्रिसिएशन निकली हुई हो अगर, तो वो बेस्ट है। जैसे कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हम चाहे तो जीडीपी को भी फैक्टर कॉस्ट पे निकाल सकते हैं। आपको एक मंत्र पकड़ा दिया मैंने कि फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आपको टैक्स माइनस करना, सब्सिडी प्लस करनी है, किसी भी स्टेज पे कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी पढ़ाया मैंने आपको, मार्केट प्राइस वाला जीडीपी। अब आपको जीएनपी नहीं निकालना है, छोड़ो जीएनपी को। आपको डेप्रिसिएशन भी नहीं हटाना, मत हटाओ। सीधा जीडीपी मार्केट प्राइस पे 157 लाख करोड़ का जीडीपी है भारत का। मैं तो डेटा लाया नहीं क्योंकि वो उसका वो नहीं है, मतलब टाइमिंग नहीं है उसको पढ़ाई कराने का, नहीं तो वो मेरे और बंटवा देता तो ज्यादा बढ़िया रहता, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जितना बात चल रही उतना तो मैं उसमें दिखाई देता आपको।
तो आप ये बताओ कि जो जीडीपी मार्केट प्राइस पे है, तो हमें किसी ने रोक रखा है कि 157 लाख करोड़ रुपए की जो भारत की जीडीपी है, उसमें जीएसटी की वैल्यू कितनी है पूरे इंडिया की, एक साल की पीरियड की टैक्स की? वो डेटा तो मिल ही जाएगा, और वो शीट मेरे में दिलवा चुका होता अगर आपको, तो बताता ये रहा टैक्स।